बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम इफ़ेक्ट ऑफ करंट्स को स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को स्टडी किया था। आज हमने केमिकल इफ़ेक्ट को स्टडी करना है। स्टूडेंट, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जब उनमें से करंट पास करवाया जाता है तो करंट पास करवाने से क्या होता है कि उनके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है या हमारे पास कॉपर सल्फेट है। ये ऐसे सॉल्यूशन हैं कि जब हम इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो इनके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होंगे और इन रिएक्शन को हम बोलते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होने से इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे और इन सॉल्यूशन की डीकम्पोजिशन होगी। अब ये स्टूडेंट, ये जो केमिकल रिएक्शन होंगे और ये जो डीकम्पोजिशन होगी वो कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो वो हम फैक्टर्स देखते हैं कि किन फैक्टर पे इनकी डीकम्पोजिशन डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट, टू ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इन सॉल्यूशन की जो डीकम्पोजिशन है वो डिपेंड करती है। स्टूडेंट, नंबर 1 ये है नेचर ऑफ द लिक्विड, कि आपने जो लिक्विड लिया है उसकी नेचर क्या है, कि आप किस लिक्विड में से करंट को पास आउट करवाना चाह रहे हैं। तो जिस नेचर का लिक्विड होगा उसी के ऊपर क्या करेगी, डीकम्पोजिशन डिपेंड करेगी। और आप जानते हैं स्टूडेंट, जब हम इन सोल्यूशन के अंदर वाटर को मिक्स करते हैं तो ये डिल्यूट हो जाते हैं। पहले ये कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे हम इन सोल्यूशन के अंदर वाटर को मिक्स करते हैं और फिर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो इस डिल्यूट सोल्यूशन की क्या होती है, डीकम्पोजिशन होती है। और ये डीकम्पोजिशन पहला जो फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड कर रही है स्टूडेंट, वो नेचर ऑफ द लिक्विड है। और स्टूडेंट, जो दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वो है करंट के ऊपर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम उस सोल्यूशन में से कितनी अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। स्टूडेंट, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट ज़्यादा पास करवाएंगे तो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा अकर होंगे। अगर हम वीक करंट पास करवाएंगे तो केमिकल जो रिएक्शन है उनकी जो अमाउंट है वो भी बहुत कम होगी। स्टूडेंट, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो चंद एक हमारे बुक के अंदर गिवन है, हमारे टेक्स्ट बुक में, वो ये हैं। नंबर 1, हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को स्टूडेंट उर्दू में हम बोलते हैं बरकी मलमाकारी। यानी इसके अंदर हम क्या किया जाता है कि एक चीप मटेरियल के ऊपर एक एक्सपेंसिव मटेरियल को कोट कर दिया जाता है। स्टूडेंट, क्या है कि अगर आपके पास सिल्वर की रिंग है और आप उसके ऊपर गोल्ड का पानी लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और स्टूडेंट, इसके बाद जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वो है प्यूरिफिकेशन, यानी हमने किसी गैस को प्यूरिफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए उसमें से करंट पास करवा के हम उस गैस को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन स्टूडेंट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को, कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस स्टूडेंट वो लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो और करंट पास होने की वजह से उसकी डीकम्पोजिशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। द सॉल्यूशन, द लिक्विड या सॉल्यूशन इन विच electricity is passed and chemical reaction take place is called the electrolysis। तो यानी वो सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास हो और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट, कि वो लिक्विड जिसमें से करंट पास हो और उसके अंदर रिएक्शन हो उस लिक्विड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलेट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, लिक्विड को कहेंगे इलेक्ट्रोलेट। और इस प्रोसेस में जिसमें करंट पास करवाया जाए, डिकम्पोजिशन हो, इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम इस इलेक्ट्रोलाइसिस के मेन कंपोनेंट को स्टडी कर लेते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द
इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसकी कंपोनेंट को अब हम वन बाय वन स्टूडेंट एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया था, वो लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके, यानी क्या है, लिक्विड विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, वो लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, उस लिक्विड को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट है इलेक्ट्रोड। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं कि वो मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिक करंट को उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इन किया जा सके और आउट किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। The material are wire due to which current can be enter or leave from the electrolyte is called the electrode। अब स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। There are two types of electrode. Number one is anode और number two is cathode। अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, एनोड क्या है और कैथोड क्या है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनोड को डिफाइन कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड कहेंगे। The electrode which is connected to the positive terminal of the battery is called the anode। और कैथोड क्या है, वो टर्मिनल जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या हो, अटैच हो, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कैथोड कहेंगे। तो दो टर्मिनल आ गए, एक एनोड हो गया और एक क्या हो गया, कैथोड हो गया। कि वो टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी, वो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इलेक्ट्रोड, उसको एनोड का नाम कह दिया। और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, उसको स्टूडेंट हमने कैथोड का नाम दे दिया है। और इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टूडेंट, वो वोल्टामीटर है। वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर क्या चीज है स्टूडेंट, कि हमारे पास एक वेसल हो, इस वेसल के अंदर स्टूडेंट हमने सॉल्यूशन को लिया हुआ हो। ये सपोज कि हमारे पास सॉल्यूशन है, सपोज कि हमने इस वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को लिया हुआ है और इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स को लगाया हुआ हो, एक एनोड हो और दूसरा क्या हो, कैथोड हो। तो वो वेसल जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन को इंटर किया हुआ हो और दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हो, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वोल्टामीटर कहते हैं। तो वोल्टामीटर क्या है, द वेसल containing the two electrodes and solution is called the voltameter। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसके रिएक्शन को स्टडी करते हैं कि इस वोल्टामीटर के अंदर कौन से रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक वोल्टामीटर लेना है, ये हमारे पास वोल्टामीटर आ गया और इसके अंदर हमने डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का लिया हुआ है। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉपर सल्फेट का CuSO4 का सॉल्यूशन आ गया और इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड अटैच किए हुए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रोड आ गया और ये हमारे पास इसके अंदर सेकंड इलेक्ट्रोड आ गया। तो दो हमने इलेक्ट्रोड अटैच कर दिए, एक को एनोड का नाम देंगे और दूसरे को कैथोड का नाम हम देंगे। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इसके साथ एक एमीटर को अटैच करना है। एमीटर किस लिए हमने इसके अंदर अटैच किया है, ताकि जो करंट पास आउट होगा, यानी जब हम इसमें से करंट पास आउट करवाएंगे तो कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसके साथ बैटरी और रेजिस्टेंस को अटैच करना है। और रेजिस्टेंस स्टूडेंट कौन सी अटैच करनी है, हमने इसके अंदर
जो रेजिस्टेंस अटैच करनी है वो वेरिएबल स्टूडेंट रेजिस्टेंस अटैच करनी है। ये सपोज कि मैंने इसके अंदर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस अटैच कर दी है। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस एज ए रियोस्टेट के तौर पर क्या होगी, यूज होगी। और यहाँ पे आपने इसके साथ बैटरी को अटैच करना है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने इसके साथ क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं स्टूडेंट, ये कैथोड से बने हुए हैं। स्टूडेंट अगर हम ब्रीफली इसको देखें तो हमने एक वोल्टामीटर लिया है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, दो इलेक्ट्रोड लिए हैं जो कॉपर के बने हुए हैं, एक को एनोड और एक को कैथोड का है। एक हमने एमीटर को अटैच किया है, बैटरी अटैच किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड के साथ अटैच किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ अटैच किया। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस ली है जो एज ए रियोस्टेट के तौर पर क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो नेक्स्ट हम इसके रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही हम करंट पास आउट करवाएंगे तो कॉपर आयन प्रोड्यूस होंगे और सल्फेट आयन जो है उस सोल्यूशन के, क्योंकि हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ था, तो जैसे ही करंट पास करवाएंगे तो कॉपर आयन प्रोड्यूस होंगे और सल्फेट आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब स्टूडेंट जो कैथोड के ऊपर प्रोसेस होगा, कैथोड के ऊपर ये प्रोसेस होगा कि कॉपर आयन, और ये जब कॉपर आयन कैथोड के ऊपर जाएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, गेन करेगा और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पे स्टूडेंट अकर होगा, कैथोड के ऊपर ये प्रोसेस अकर होगा कि यहाँ से कॉपर आयन मूव करके जाएगा कैथोड के ऊपर, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करेगा और ये दोबारा कॉपर के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपर की ये जो कैथोड की जो प्लेट है इसके ऊपर ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। हर दफा जब ये रिएक्शन होगा तो ये कॉपर आयन इस प्लेट के ऊपर कैथोड के ऊपर क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ से जो कॉपर आयन मूव करेगा, यहाँ से कॉपर आयन मूव करने की वजह से ये जो कैथोड है ये थिन होता जाएगा, यानी ये पतला होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉपर आयन मूव करके जा रहे हैं। जब कॉपर आयन मूव करके जा रहे हैं तो ये थिन होता जाएगा और ये वाला जो कैथोड है ये क्या होता जाएगा, थिक होता जाएगा। अब स्टूडेंट जो एनोड पे प्रोसेस होगा, एनोड पे अब ये प्रोसेस होगा कि जो सल्फेट कॉपर आयन है ये जाके क्या करेंगे, सल्फेट आयन के साथ मिलेंगे और जब सल्फेट आयन के साथ मिलेंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। यानी यहाँ से जो कॉपर आयन है वो सल्फेट के साथ मिलेंगे और जब सल्फेट के साथ मिलेंगे तो ये दोबारा सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। अब दोबारा स्टूडेंट जब इस सोल्यूशन के अंदर ऐड अप होंगे तो ये बार बार क्या होते रहेंगे, रीयूज होते रहेंगे और सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट है इसकी कमी जो है वो पैदा नहीं होगी। यानी हर रिएक्शन में कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा और एनोड से कॉपर सल्फेट जो है वो इस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता रहेगा। जितना कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा उतना सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट का जो मिक्सचर है वो ऐड अप हो जाएगा और पूरे सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की जो है वो कमी नहीं होगी। स्टूडेंट अगर आपको इस करंट के इफेक्ट के मुतालिक कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।